नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम खिलजी वंश को अंतिम रूप से समझने वाले हैं और इस तीसरे भाग में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाएं, जिसमें प्रशासन, उनकी सैन्य व्यवस्था, उनकी बाजार व्यवस्था और उनके समय में निर्माण कार्यों को हम देखेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को हम देख चुके थे। तो आइए शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी यानी कि AK। यहाँ पर कुछ उपाधियाँ लेता है और यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी किसी भी खिलजी शासक ने, जो मुख्य तौर पर दो हुए जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, इनमें से किसी ने भी और आगे जो भी होते हैं वो खलीफा से स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कुछ उपाधियाँ लेता है जैसे नासिरी, आमिर उल मोमिनीन, यामीनी उल खलीफा, जिल्ले इलाही जैसी उपाधियाँ वह लेता है। अमीर वर्ग का विद्रोह यहाँ पर होता है जिसके कारण एवं उपाय हम देखेंगे। तो अलग अलग विद्रोह हो रहे हैं, तो कौन कौन से विद्रोह हो रहे हैं पहले उन्हें देखते हैं, फिर देखते हैं कि उन विद्रोहों को कैसे वह समाप्त करता है। अमीर वर्ग के विद्रोह की बात करें तो जो अमीर वर्ग का विद्रोह है वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले कुछ और विद्रोह देख लेते हैं। गुजरात अभियान के दौरान नव मुस्लिम मंगोलों का विद्रोह होता है। हमने देखे थे कि जो मंगोल भारत पर आक्रमण करते हैं उनमें से कुछ सैनिक भारत में रुक जाते हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है वह उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है, लेकिन बाद में ये विद्रोह करते हैं। तो इनका जो विद्रोह होता है वह भी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, अगला जो होता है वह होता है रणथंभौर अभियान के दौरान दो विद्रोह होते हैं। पहला तो होता है अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा रहता है और साथ ही साथ वकील ए सदर के पद पर भी रहता है, अख्त खां, वह तिलपत में विद्रोह कर देता है। कहाँ पर? तिलपत में वह विद्रोह कर देता है। अवध का इक़्तिदार उमर खां, बदायूं का इक़्तिदार मंजू खां या मंगू खां। 1308 ईस्वी में हाजी मौला का विद्रोह होता है। हाजी मौला दिल्ली के पूर्व कोतवाल फखरुद्दीन, जो कि बलबन के समय पर फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था, उसका गुलाम था। ये विद्रोह कर देता है। स्वाभाविक सी बात, इसको लगता है कि भाई मेरे मालिक दिल्ली के कोतवाल थे तो मैं भी दिल्ली का कोतवाल क्यों नहीं बन सकता। और इस समय पर दिल्ली का कोतवाल जो रहता है वह रहता है अला उल मुल्क, और अला उल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छा दोस्त रहता है। तो यहाँ पर हमने अला उल मुल्क के विषय में देखा भी था कि वह बहुत ज़्यादा सलाह देने का काम करता है अलाउद्दीन खिलजी को, और इसकी ही सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता की जो उसकी इच्छा रहती है उसका त्याग कर देता है और पहले भारत को जीतने का विचार करता है। और दूसरा त्याग वो करता है कि वो भी सोचता है कि मैं भी पैगंबर साहब की तरह एक नए धर्म की शुरुआत करूँगा, लेकिन उसका दोस्त उसको समझाता है कि भाई अभी तुमको ये काम करना ज़रूरी नहीं है, तुमको अभी जीतना ज़रूरी है। तो फिर वह उस इच्छा को भी छोड़ देता है। अब देखिए, अमीरों के विद्रोहों के कारण हम देखते हैं तो सुल्तान का प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी ना करना। अब सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में ये बिल्कुल भी भागीदारी नहीं करते थे, इसलिए भी यहाँ पर एक समस्या बन गई थी। अब मादक पदार्थों की खरीद बिक्री एवं सेवन ये भी ये कर रहे थे। अमीर वर्ग का आपसी गठबंधन और गुटबाजी, ये आपस में षड्यंत्र रचते रहते थे। और खिलजी साम्राज्य से पहले, खिलजी शासन से पहले हमने देखा था कि किस तरह से ये आपसी गुटबाजी करके, आपसी षड्यंत्र रचकर सुल्तानों को बदल दे रहे हैं और नायब ए ममलिकात जैसे इन्होंने पद बना लिए ताकि सुल्तान इनके अधीन हो जाए, और नायब ए ममलिकात जिसका मतलब होता है शासक का संरक्षक, ऐसे पद बनाकर ये पूरी तरह से सत्ता के केंद्र में बने हुए हैं। लेकिन खिलजी शासक इन्हें हटा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी गुटबाजी और गठबंधन खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। धन का संकेंद्रण सीमित लोगों के हाथों में होता है। जो अमीर वर्ग होते हैं वो प्रशासन या राज्य के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथ में बटोर कर रखते हैं। अब विद्रोह को रोकने के उपाय की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी प्रशासन में सक्रिय हुआ। फरिश्ता अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ता में लिखता है, अलाउद्दीन ने शासक बनने के बाद फारसी सीखी, जबकि बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था। अब ये दो विद्वान हैं और दोनों अलग अलग मत दे रहे हैं। अलाउद्दीन ने अपने राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन और खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई। अमीर वर्ग की गुटबाजी रोकने हेतु
अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की अनुमति के बिना अमीरों के वैवाहिक संबंध व उत्सवों में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये लोग कभी भी हर हफ्ते 15 दिन में भाई उसके यहाँ पर उसके बेटे का जन्मदिन है, उसकी बेटी की शादी है, उसकी सालगिरह है, ऐसा बोल बोल के धार्मिक उत्सव आयोजित करते थे। और वहाँ पर इनकी गुटबाजी, इनके तौर तरीके चलते रहते थे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा धन भी यहाँ पर खर्च होता था। तो ये फिजूल खर्ची रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ऐसा करता है, और ख़ास तौर पर इसका उद्देश्य जो रहता है कि ऐसा करके वह जो धार्मिक षड्यंत्र इन कार्यक्रमों में रचे जाते हैं वो बंद हो जाएं। अब धन के संकेंद्रण को कुछ लोगों के हाथों में होने से रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व में बहुत सारे सुधार करता है। अब भू राजस्व में क्या सुधार होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, वो देखिए। अलाउद्दीन ने एक आदेश के माध्यम से मिल्क, वक्फ, इदरार, इनाम जैसी धार्मिक अनुदानों वाली भूमि, ये कौन सी भूमियाँ हैं, तो ये धार्मिक अनुदान मतलब धार्मिक तौर पर दी जाने वाली भूमियाँ कौन सी, मिल्क, वक्फ, इदरार, इनाम, और वाली भूमि को खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया। कौन सी भूमि में तब्दील कर दिया, खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश करवाई और पैमाइश के आधार पर भूमि पर करारोपण किया। बर्नी ने इसे मसाहत पद्धति कहा। तो ये बर्नी इसे कौन सी पद्धति कह रहा है, मसाहत पद्धति। तो मसाहत पद्धति शुरू कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल का पहला शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो भूमि की पैमाइश कराकर टैक्स लगाता है। भूमि की पैमाइश कराकर टैक्स लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है, तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। भूमि पैमाइश की इकाई इसके समय पर जो होती है वह रहती है बिश्वा। क्या रहती है, बिश्वा रहती है। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थ वर्ग, खुद मुकद्दम चौधरी जो कि मध्यस्थ वर्ग था, इनकी शक्ति को तोड़ने के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार इनसे छीन लिए तथा इनके स्थान पर वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए। साथ ही मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। इससे क्या हुआ कि मध्यस्थ वर्ग में काफ़ी ज़्यादा असंतोष हम इस काल में देखने को हमें मिलता है। अब मध्यस्थों के विशेषाधिकार क्या थे, तो वह थी हकूक ए खेती। हकूक ए खेती खोती। ये क्या होता था कि अगर ये टैक्स वसूल रहे हैं तो ये 10% रख लेंगे अपने पास में और 90% ये राजा को भेज देंगे। मतलब अगर इन्होंने 1000 रुपये टैक्स लिया है किसी व्यक्ति से, तो 100 रुपये ये खुद के पास रख लेंगे और 900 रुपये सुल्तान के पास भेज देंगे। और वहीं किस्मत एक खोती क्या था, तो किस्मत एक खोती था कि राजा राजा को ये क्या करेंगे कि पहले टैक्स लेंगे और उसमें से एक कमीशन लेंगे। ठीक है, कमीशन। और राजा व किसान से ही कमीशन लेते थे, दोनों से ही लेते थे। भाई देखो, ऐसा होता था उस टाइम में कि किसान और राजा के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती थी। ऐसा होता था कि बैलगाड़ियाँ हैं आपके पास में, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साधन तो नहीं है कि उस समय पर मोटर व्हीकल चलती हो या फिर ऑनलाइन माध्यम हो कि हम भाई जीएसटी यहीं से भर दे रहे हैं। ऐसा नहीं था। टैक्स भरने के लिए राजकोष राजधानी में था, वहाँ पर जाना पड़ता था, या फिर किसी शहर या किसी प्रांत की राजधानी में जाने के लिए भी किसानों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। और फिर वहाँ कोई अधिकारी कैसा व्यवहार कर रहा है इसका भी नहीं पता। तो ये जो खुद मुकद्दम चौधरी होते थे ये बोलते थे भाई तुम्हारा अगर 100 रुपये टैक्स है तो तुम हमको 110 रुपये दे दो। 10 रुपये अब वहाँ तक हम तुम्हारा टैक्स लेके जाएंगे तो हमारा भी तो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा ना। तो तुम 110 रुपये दे दो या फिर तुम खुद ही जाओ, तो तुमको पता भी नहीं है कहाँ टैक्स देना है। तो एक काम करो, तुम हमको 110 रुपये दे दो, हम तुम्हारा टैक्स पटा देंगे। वैसे ये राजा के साथ भी करते थे कि साहब मैंने इतनी मेहनत से टैक्स जोड़ा हूँ, मुझे कुछ कमीशन वगैरह तो दे दो। तो ये दो तरीके से ये टैक्स वसूलते थे। तो हकूक एक खोती में क्या होता था कि इसमें हिस्सा तय रहता था पहले से ही कि भैया तुम्हारा हक है 10%। अब जितना टैक्स तुमने कलेक्ट किया उसमें से तुम 10% ले लो। और किस्मत एक खोती में कमीशन रहता था, और कमीशन में ये दोनों तरफ से कमीशन लेता था, राजा से भी और जनता से भी। तो इससे दोनों तरफ से इनको फ़ायदा होता था। अब उसमें मध्यस्थ वर्ग पर भी ये टैक्स लगाया और कर वसूली में सहायता करने के निर्देश दिए। तो अब जो ये मध्यस्थ
जो मध्यस्थ थे, खुद मुकद्दम चौधरी, जो अभी तक बहुत ज़्यादा घपला घपली कर रहे थे, तो यहाँ पर एके ने इन पर भी टैक्स लगा दिया और कहा कि भैया अब तुम जो राजस्व कलेक्ट करने वाले अधिकारी हैं उनकी सहायता करोगे, क्योंकि तुमको पता है कहाँ से टैक्स आना है, कहाँ से नहीं आना है, किस क्षेत्र से कितना टैक्स आता है, कौन देता है, जगह के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी, क्योंकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे हो। तो आप सहयोग करोगे, उन्हें पूरी तरह नहीं हटाया, लेकिन उनसे अधिकार छीन लिए कि अब पूरी तरह से टैक्स कलेक्ट तुम नहीं करोगे, तुम सिर्फ सहयोग करोगे। ऐसा करके उसने एक बहुत बड़े राजस्व को उसने बचा लिया किसानों से कर वसूली के बदले। अब जो इसको एक बार वो देख लेते हैं, जो हकूक एक होती है, इन पर प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। हकूक हकूक एक होती हकूक एक होती, इसको आप ऐसे समझ लेते हैं। हकूक मतलब हक, हक मतलब कि हक तय रहता है कि भाई ये मेरा हक है, इस ज़मीन पर मेरा हक है। अब हक है इसका मतलब वो ज़मीन 1 एकड़ है तो 2 एकड़ तो नहीं रहेगी, एक की एक ही एकड़ रहेगी। तो इसी तरह से हक मतलब कि तुम्हारा कितना भी आए, इतने % मेरा है तो मेरा है। तो किसानों से कर वसूली के बदले राज्य की ओर से मध्यस्थ वर्ग द्वारा वसूले गए भू राजस्व का एक हिस्सा लेना मुगल काल में इसे नान कर कहा गया है। मुगल काल में इसे क्या कहा जाता है, हकूक़ होती को नान कर। और ये 10% और 90% एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर से ये मत सोच लेना कि ये जो परसेंटेज बताए गए हैं वो इस काल में सच थे। अब जो किस्मत एक होती है, किस्मत का मतलब क्या होता है कि भाई जितना आ गया उतना, भगवान के ऊपर जितना आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात। तो ये कोशिश करते थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन किसानों से, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन राजा से ले। तो मध्यस्थ वर्ग द्वारा किसानों से कर इकट्ठा कर राज्य को पहुंचाने के बदले किसानों से वसूली करते थे और राज्य से भी ये कमीशन लेते थे। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर 1/2 यानी कि 50% की जो सल्तनत काल में सर्व थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी हम देखते हैं कि जो राजस्व की दर थी वह 50% थी। तो दिल्ली सल्तनत के 2 राजा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमें जो राजस्व की दर है वह 50% देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा गृही कर जिसको आज हम मकान टैक्स कहते हैं, और चरी कर जो कि चारागाह और पशुओं पर लगने वाला चरी कर था। ऐसे टैक्स भी यहाँ पर वसूले जाते थे। अलाउद्दीन ने खुम्स का मतलब होता है आपने कहीं पर खजाना लूटा, या आपने किसी राज्य में लूटपाट मचाई, या आपको खदान से बहुत सारा सोना मिला, तो उसमें जो टैक्स लगता था उसको खुम्स कहा गया। और जो खुम्स का अनुपात है शरीयत के अनुसार, इसका मतलब होता है कि अगर आपको कहीं से लूट का धन मिला है तो आप क्या करोगे, आप उसमें से 80% खुद रखोगे और 20% राजकोष में जमा कराओगे। ये शरीयत के अनुसार नियम है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसको बदल देता है और अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई 80% तुम क्यों रखोगे, इससे तो चोरी डकैती इसको बढ़ावा मिलेगा और राज्य को क्या मिल रहा है, इसीलिए अब से 80% राज्य को तुमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मतलब अगर तुमने 1 लाख रुपए की डकैती कहीं की है, या फिर तुम्हें 1 लाख रुपए कीमत की कुछ चीज़ मिली है, तो उसमें से 80,000 रुपये तुम्हें राज्य को उसमें देना होगा और 20,000 रुपये तुम्हें मिलेगा। तो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसने ये लूटपाट को हतोत्साहित करने के लिए मैं ऐसा किया होगा। और अगर ऐसी घटनाएं और भी बड़ी होंगी तो इससे राज्य को ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ। अब देखिए, भू राजस्व सुधारों के उद्देश्य की बात करें तो राज्य की आय बढ़ाना, ठीक है, क्या था, राज्य की आय बढ़ाना, मध्यस्थ वर्ग की शक्ति को तोड़ना और धन के संकेंद्रण को रोकना। अब यहाँ तक देखना कि यहाँ तक अलाउद्दीन तक दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान का ये उद्देश्य नहीं था कि किसानों की आय बढ़ाना या किसानों को सुविधा देना, इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य केवल और केवल अपने राज्य की आय बढ़ाना, राजकोष में वृद्धि करना, धन का संकेंद्रण राजधानी में करना कि ज़्यादा से ज़्यादा धन राजकोष में हो, राजा ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो
और साथ ही साथ जो मध्यस्थ वर्ग है, जो विद्रोह कर सकता है और राजा के लिए चुनौती बन सकता है, उसकी शक्ति को तोड़ना भी यहाँ पर एक उद्देश्य था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधार का किसानों की आय बढ़ाना या किसानों को सुविधा देना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ध्यान रहेगा। अब इसके बाद में देखिए, बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों से हिंदू जमींदार वर्ग की कमर टूट गई। ये जमींदार अरबी नस्ल के घोड़ों पर चलते थे, पान खाते थे, और अब इनके घरों की महिलाएं मुसलमानों के घर में काम करती हैं। मतलब बर्नी कहना चाहता है कि भाई इसने जो काम किया वो केवल गैर मुस्लिमों के खिलाफ किया। तो यहाँ पर एक बात तो ये गलत है, क्योंकि उसने सभी के खिलाफ ही किया था। और दूसरी बात ये कि भाई इतनी बुरी हालत भी नहीं आई होगी यार, कि एक समय पर अरबी घोड़े, जो कि दुनिया के सबसे महंगे घोड़े माने जाते थे, उन घोड़ों पर यात्रा कर रहे हैं। उनकी जो महिलाएं हैं वो सोने चांदी से लदी हुई है, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको दूसरे घर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस बात का तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बर्नी दे रहे हैं भर्ती। बर्नी और भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व सुधारों का उद्देश्य था अकाबियों अकाबियों का बोझ जुआफे पर न पड़े। यानी कि ये यहाँ पर कहता है कि जो धनी वर्ग है उनका बोझ निम्न वर्ग पर ना पड़े। तो ये निम्न वर्गों के हितों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये भूराजस्व या आर्थिक सुधार किए, ऐसा ये कहता है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है और कान खोलकर सुनना है, कि अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व या आर्थिक सुधारों का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना या किसानों के हितों की रक्षा करना बिल्कुल भी नहीं था। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसके बाद में हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो बाजार नियंत्रण हेतु काम करता है, और इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको बाजार व्यवस्था को भी अच्छे से समझना चाहिए। अब देखिए, स्रोत की बात करें कि हम इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो बर्नी कहता है कि तारिक ए फिरोज शाही बर्नी का जो ग्रंथ है, अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है तारिक खजाइन उल फुतूह, जैसे तारिक अलाई भी कहते हैं, इसामी का ग्रंथ है फुतूह उस सलातीन, इब्न बतूता का है रहला, शेख नरुद्दीन का है खैर उल मजलिस। बर्नी और अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, बाकी ये इसके बाद के लेखक रहे हैं। अब बाजार व्यवस्था के क्या उद्देश्य थे? तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करना पहला उद्देश्य था। राज्य विस्तार हेतु स्थापित की गई एक बड़ी सेना का रखरखाव कम खर्च पर करना, क्योंकि इससे क्या होता था कि सैनिक अगर राशन लेने जा रहा है राजधानी के बाजार में, तो उसको बहुत ज़्यादा धन यहाँ पर देना पड़ता था, और फिर कम वेतन में उसका काम नहीं हो पाता था, और फिर वह राज्य से ज़्यादा वेतन बढ़ाने की मांग करता था। तो यहाँ पर बाजार व्यवस्था या जो जो ये सुधार हुए, इससे क्या हुआ कि अब वह कम खर्च पर भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाता था, और इससे कम वेतन पर भी वह राजा से या सुल्तान से खुश रहता था, और यही उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, ये ध्यान रखना, ये पूरी दिल्ली सल्तनत या जितने उनके राजस्थान के क्षेत्र हो या दक्षिण भारत के क्षेत्र हो, इनमें ये लागू नहीं थी। ये बाजार व्यवस्था, बाजार नियंत्रण प्रणाली मुख्य रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, जो कि सैनिक छावनियाँ थी, जहाँ पर सैनिकों की बड़ी बड़ी रेजिमेंट रहती थी, उनके लिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। क्योंकि पहले ही यहाँ पर उद्देश्यों में स्पष्ट हो चुका है कि इस बाजार व्यवस्था का उद्देश्य सैनिकों को कम आय में, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उनके लिए सुलभ हो, ये उद्देश्य था। तो अलाउद्दीन का जो
जो मासात पद्धति है, संपूर्ण साम्राज्य में लागू न होकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में लागू थी। मसात पद्धति जो हमने टैक्स और आर्थिक सुधार में पढ़े अभी, वो यहाँ पर उसकी बात यहाँ पर चल रही है। अब देखिए, लाभान्वित वर्ग की बात करें तो अमीर वर्ग और सैनिक वर्गों को यहाँ पर इससे फायदा हुआ। बाजार प्रणाली, इस प्रणाली में 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए। पहला बाजार था अनाज या गल्ला बाजार। इसका जो प्रमुख था सहना ये मंडी इसका पहला कहलाता था, और अलाउद्दीन ने इस पद पर नियुक्त किया मलिक याकूब को। और इस बाजार में विभिन्न प्रकार के अनाज राज्य द्वारा निर्धारित कम कीमतों पर खरीदे व बेचे जाते थे। मतलब इन बाजारों पर राज्य सरकार रेट लिस्ट जारी करती थी, और उस रेट लिस्ट से न तो ज़्यादा किसी से खरीदा जा सकता था और न ही ज़्यादा किसी को बेचा जा सकता था। मतलब अगर 1 क्विंटल गेहूँ की कीमत अगर 2600 रुपये चल रही है, जैसे आज हम देखते हैं MSP सरकारें लाती हैं ताकि किसानों के हितों की सुरक्षा हो सके, तो ऐसे ही कुछ व्यवस्था ये करते थे। और अगर 1 किलो शक्कर की कीमत 40 रुपये है, तो कोई दुकानदार 45 रुपये क्या 41 रुपये भी नहीं तोल सकता, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि भैया इतनी ज़्यादा कठोर इस व्यवस्था को बना दिया था एके ने, कि अगर तुमने 1 ग्राम भी ज़्यादा तौल दिया तो उतना ही तुम्हारे शरीर से, मतलब कम तौल दिया तुमने अगर 1 ग्राम भी, तो उतना ही मांस तुम्हारे शरीर से काटा जाएगा और फिर उसके वजन के बराबर तोला जाएगा। तो भले ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा होगा, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कठोरता से लागू की गई, इसलिए इसके जो लाभ हैं वो भी हमें आगे देखने को मिलते हैं। अब इस बाजार में व्यापार हेतु शहनाई मंडी के दफ्तर में पंजीकृत व्यापारी ही भाग लेते थे। बाजार तक अनाजों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन ने भू राजस्व की वसूली नकद के बजाय अनाज के रूप में की। ग्रामीण क्षेत्र से बाजार तक अनाजों को पहुंचाने के लिए बंजारों को अधिकृत किया गया। बंजारे कौन थे? तो आज भी हम देखते हैं कि बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, जो खाना बदोश रहते हैं, मतलब एक स्थायी निवास जिनका नहीं रहता है, एक स्थान से दूसरा स्थान घूमते रहते हैं रोजी रोटी के लिए, व्यापार के लिए। अब वस्त्र बाजार या कपड़ा बाजार की अगर हम बात करें तो इस बाजार को सराय या अदल भी कहते हैं। प्रमुख इसका जो रहता था वह रहता था राय परवाना। कौन रहता था? राय परवाना। और वस्त्रों के अलावा लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने वाली वस्तुओं जैसे घी, तेल, औषधियाँ आदि का व्यापार यहाँ पर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों तक बेशकीमती रेशमी वस्त्र कम कीमत में उपलब्ध करवाने के लिए मुल्तानी वस्त्र व्यापारियों को 20 लाख टन का राज्य सहायता अग्रिम अदा की। मवेशियों यानी कि घोड़े, दासों का बाजार, विभिन्न किस्म के घोड़े, पशुओं, दासों का क्रय विक्रय होता था। अब इस बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए बिचौलियों को नियंत्रित किया गया, क्योंकि बिचौलिए जो रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन लेने के चक्कर में बाजार को प्रभावित करते हैं। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग स्थापित किया। और दीवान ए रियासत का काम क्या था कि ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है उसने जो लागू की है वह सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, इसको देखना था। इस पद पर मलिक काफूर को वह नियुक्त करता है। मलिक काफूर उसके प्रमुख विश्वास पात्रों में से एक था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं बाजार नियंत्रण प्रणाली पर नियंत्रण रखता था, और इसके लिए वह राजकीय कर्मचारी, बरीद जो कि गुप्तचर है, और हम देखते हैं कि इनको कौन नियुक्त करता है? पहली बार बलबन इनको नियुक्त करता है। मुनिया जो कि व्यक्तिगत गुप्तचर होते हैं, और ये सभी क्या करते थे? बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी गुप्त रूप से अलाउद्दीन तक पहुंचाते थे कि सब चल रहा है या नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई करता था तो फिर उसकी तो खैर नहीं होती थी। अब देखिए, दीवान ए रियासत के अंतर्गत मुहतसिब
मुहतसिब नामक अधिकारी बाट तौल माप को समय समय पर निगरानी रखता था। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मुहतसिब अधिकारी का क्या काम है, तो वह जो बाट तौल माप है उनकी समय समय पर निगरानी करता था कि भाई 1 किलो का अगर माप है, बाट है, तो वह उसका वजन 1 किलो ही तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 किलो का बाट है और उसका वजन 900 ग्राम है और उसको मतलब खोखला करके बनाया गया है, ऐसा घपला हो रहा है दुकानदार तरफ से। तो ये देखने का काम था मुहतसिब का। अब बनी ने अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा है कि वस्तुओं की कीमतों में आधा जीतल भी परिवर्तन नहीं आया था। मतलब कि इतनी ज़्यादा कठोरता से ये पालन की जाती थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अर्थव्यवस्था में लाभ को हतोत्साहित करती थी। अलाउद्दीन के बाद यह व्यवस्था बिखर गई, क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित करने का काम करती थी। इससे बाजार में एक तेज विकास या फिर तेज गिरावट दोनों ही देखने को नहीं मिलता है। बाजार एक धीमी गति से चलता जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को कोई भी बड़ा मुनाफा देखने को नहीं मिलता है। तो आगे के जो सुल्तान रहते हैं वैसे ही तो वो ज़्यादा योग्य नहीं रहते हैं, वो खुद अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को नहीं बना पाते हैं। अब देखिए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इस समय तक प्रशासन पर मलिक काफूर का प्रभाव बढ़ चुका था। मलिक काफूर ने एक झूठी वसीयत प्रस्तुत कर अलाउद्दीन के सबसे छोटे पुत्र सहीबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया और स्वयं नायाब ए ममलिकात यानी कि सुल्तान का संरक्षक बन गया, क्योंकि यह सुल्तान का जो पुत्र था, अलाउद्दीन का पुत्र था, वह अल्पवयस्क था। देखो 1316 में अलाउद्दीन मर जाता है। अलाउद्दीन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा भरोसा था तो वो था मलिक काफूर को। उसको लगता था कि मलिक काफूर उसका राज्य अच्छे से संभालेगा, लेकिन मलिक काफूर यहीं उसकी बाट लगा देता है। उसका जो योग्य पुत्र रहता है, जो बड़ा पुत्र रहता है, उसको तो वो सुल्तान नहीं बनने देता। अलाउद्दीन का जो छोटा अल्पवयस्क पुत्र रहता है, जिसके पास दिमाग और उम्र दोनों कम रहती है, उसको सुल्तान बनाता है, क्योंकि एक तो उसको नायाब ए ममलिकात बनने का मौका मिल जाता है, सुल्तान का संरक्षक, और दूसरी बात है कि सुल्तान छोटा है तो वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा उठाता है काफूर और अपने आप को इनडायरेक्टली ये सुल्तान बना लेता है। अलाउद्दीन के पुत्रों में जो खिज्र खां, साल्दी खां, ये दोनों विरोध जब करते हैं तो वह उनको अंधा करवा देता है, उनकी आंखें निकला लेता है। इससे क्या होता है कि वो वैसे ही अयोग्य घोषित हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने इस्लामिक राजनीति की शुरुआत की तो हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं कि शरीयत के अनुसार कहा गया है कि 2 टाइप के व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकते, अगर बने भी तो उनको मान्यता नहीं होगी। पहले वो जो विकलांग है और दूसरे वो जो गुलाम है। तो यहाँ पर अगर आपकी आंख निकला दी गई तो आप तो विकलांग कहलाएंगे ना। तो इस तरह से इन दोनों की वह आंख निकला देता है ताकि ये सुल्तान ना बन पाए। मुबारक खां को कैद कर दिया। अलाउद्दीन ने हजार सितन महल में, यहाँ पर अलाउद्दीन के जो हजार सितन महल होता है, सितन महल, वहाँ पर मुबारक खां को कैद करवा दिया जाता है। काफूर के मनमाने व्यवहार के स्वरूप तुर्की सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और सरदारों ने मुबारक खिलजी, जो कि जेल में था, उसको जेल से निकालकर सुल्तान बनाते हैं और नायाब ए जो ममलिकात रहता है वह मुबारक खिलजी को बनाया जाता है। और कुछ समय बाद जो मुबारक खिलजी रहता है वह, तो यहाँ पर जो मुबारक खिलजी, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, जो मुबारक खिलजी रहता है वह एक प्रभावी व्यक्ति रहता है, तो उसको वह जेल से बाहर निकालते हैं। और जो सुल्तान रहता है, सुल्तान कौन रहता है अभी भी, तो सुल्तान अभी भी रहता है अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर। तो यह अभी भी सुल्तान रहता है और मुबारक खिलजी जो कि जेल में रहता है उसको बाहर निकालकर जो सरदार रहते हैं वह उसे सुल्तान शहाबुद्दीन का नायाब ए ममलिकात बना देते हैं। लेकिन मुबारक भी काफूर की तरह निकल जाता है, उसको लगता है कि भाई मौका मेरे पास है, तो क्या करता है कि वो सुल्तान की हत्या कर देता है और स्वयं अगला सुल्तान यहाँ पर बन जाता है। तो अब यहाँ से अब हम
अगले वंश को पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। तो खिलजी वंश के स्थापत्य को यहाँ पर देखते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों को समझते हैं कि किस तरह की निर्माण शैली का विकास सल्तनत काल में हो रहा था। अब दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण वह करवाता है कुतुब मीनार के पास, सीरी नगर की स्थापना करवाता है दिल्ली में, और सीरी का किला यहाँ पर बनता है, और इसी सीरी नगर में हजार सितुन महल वह बनवाता है। तो सीरी नगर, सीरी का किला, हजार सितुन महल, ये सभी इम्पोर्टेंट है और एक से संबंधित है, एक से, और एक इन्हें बनवाता है। हौज ए अलाई का निर्माण यह करवाता है। हौज ए अलाई का निर्माण कौन करवाता है? एक करवाता है। अब मुबारक शाह खिलजी, हम देख रहे हैं कि जो मुबारक शाह खिलजी है उसने स्वयं को अगला शासक घोषित कर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी के अल्पवयस्क पुत्र की उसने हत्या कर दी है। अब स्वयं को खलीफा वह घोषित कर लेता है, और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक मुबारक शाह खिलजी, जो स्वयं को खलीफा घोषित कर रहा है। उसकी उपाधि हम देखते हैं, अल बसिक बिल्लाह खलीफतुल्लाह खिलाफत उल्लह खलदूर खिलाफत। ये कौन कौन सी उपाधि यहाँ पर ले रहा है। अल इमाम भी उसकी एक उपाधि थी। तो इसकी उपाधियाँ ज़्यादा पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि ये बहुत अटपटी है और ना ही मुबारक खिलजी इस लायक था। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गुजरात में विद्रोह होता है जिसे ऐन उल मुल्क 1316 में दबाने जाता है। विद्रोह दबाने के बाद मुबारक ने अपने ससुर जाफर खां मलिक दीदार को गुजरात का इक़्तिदार बनाया। 1316 में ही देवगिरी के शासक हरपाल देव का विद्रोह मुबारक खिलजी द्वारा इसका दमन किया जाता है, और शेष बचे देवगिरी को भी सल्तनत में मिला लिया जाता है। देवगिरी में एकमात्र मस्जिद का निर्माण वह करवाता है जो कि उसका एकमात्र स्थापत्य भी होता है, तथा देवगिरी का नाम बदलकर वह कुतुबाबाद कर देता है और कुतुब उल इस्लाम वहाँ रखता है। ये दोनों ही नाम में से वह किसी एक नाम को रखता है देवगिरी का नया नाम। गुजरात का धर्मांतरिक मुस्लिम खुसरो सुल्तान का वफादार था, और सुल्तान ने खुसरो को नायाब ए ममलिकात पद दिया। नायाब ए ममलिकात पद देने का ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति को या तो सुल्तान अपने से ऊपर मान रहा है, या फिर उस समय के जो अमीर वर्ग है वे उसे इस पद पर बैठा रहे हैं ताकि सुल्तान को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि नायाब ए ममलिकात का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है सुल्तान का संरक्षक, और 40,000 सैनिकों की सेना रखने की अनुमति वह खुसरो को देता है। और खुसरो जो होता है वह अंतिम नायाब ए ममलिकात था सल्तनत काल का। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सल्तनत काल का पहला नायाब ए ममलिकात कौन बना, यह आपको बताना है। पिछले वीडियोस में हम ये पढ़ चुके हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे, अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। अब देखिए, खुसरो ने 1320 में मुबारक खिलजी की हत्या कर खुद सुल्तानियत बन गया। खुसरो नसीरुद्दीन खुसरो शाह अप्रैल सितंबर के आसपास 1320 में यह कुछ समय के लिए सुल्तान बनता है। खुसरो नायाब ए ममलिकात के पद पर वह सुल्तान बनने वाला पहला शासक था। मतलब कि सुल्तान ये नायाब ए ममलिकात के पद पर भी रहता है, और सुल्तान बनने, नायाब ए ममलिकात से सुल्तान बनने वाला ये पहला सुल्तान ये होता है। और इसने धन के माध्यम से अपने विरोधियों को अपनी ओर मिलाया, और स्वयं को इसने पैगंबर का सेनापति घोषित किया। अब धन प्राप्त करने वालों में इसके दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी शामिल थे, और उन्होंने खुसरो का समर्थन किया था। अब इसका एक विरोधी नेता रहता है, वह रहता है दीपालपुर का इक़्तिदार गयासुद्दीन तुगलक। अब प्रमुख सरदार उसके और चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये बहुत उचक रहा है, इसको अब साइड कर दो। तो खुसरो की हत्या कर फिर यहाँ पर 1320-21 में हम देखते हैं कि अगले वंश तुगलक वंश की यहाँ पर स्थापना होती है, जो कि तकरीबन 96 वर्षों तक कह सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल इस राजवंश का हमें दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है।
तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े राजवंश और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक जिसमें रहे, उस राजवंश को हम समझेंगे अगले वीडियो में। तुगलक वंश को हम देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे होंगे। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो धैर्य के साथ इंतज़ार करते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। देखिए, अभी आरसीबी ने 17 साल बाद 18वीं सीज़न में आईपीएल कप जीता। अब ये बताता है कि भाई अगर आप धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते जाओगे तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप आरसीबी फैन हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।